तो हमारी आखिरी किताब है मेरी धरती मेरे लोग। हमारे अहम तरक्की पसंद दानिश्वर हैं अहमद सलीम, उनकी किताब है। और उस पर चूँकि अहमद सलीम तबीयत की वजह से तशरीफ़ नहीं ला सके, तो मैं डॉक्टर जाफ़िर अहमद साहब से दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो उनको रिप्रेजेंट करें या यहाँ तशरीफ़ लाएँ। और इस किताब पर गुफ्तगू करेंगी डॉक्टर हुमैरा इशफाक, जो बैनुल अक़वामी इस्लामी यूनिवर्सिटी में उस्ताद हैं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ शाहिद रस्साम साहब का, शुरू से अब तक बैठे हुए हैं। यास्मीन हमीद साहिबा और महमूद अल हसन साहब और हफीज़ खान साहब, ये हमारे बड़े अहम लिखने वाले हैं, तशरीफ़ फरमा हैं। बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ फरमाई का। बस सर वो तो बिला तवक्कुफ डॉक्टर हुमैरा इशफाक किताब का तारुफ पेश करेंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले बेहद शुक्रिया अदा करती हूँ कि इस मौके पर बात करने का मौका मिला और एक ऐसी किताब पर बात करने का मौका मिला जिस किताब के ज़रिए मैंने बहुत कुछ सीखा। और ये सिर्फ इसलिए नहीं कह रही कि मैं सीखने की बात बराए बात है। हम लिटरेचर के तालिब इल्म हों या लिटरेचर के असातिज़ा, इस बात का एतराफ़ और इदराक दोनों चीज़ों का ज़रूरी है कि हम तारीख़ के बहुत सारे पन्नों से वाकिफ़ नहीं होते। सोशल इश्यूज़ के ऊपर उस तरह से हमारी अवेयरनेस लेवल बाज़ औक़ात नहीं होती जिस गिरफ्त की हमें ज़रूरत है, ताकि हम तालिब इल्मों तक वो ओरल हिस्ट्री मुख्तलिफ़ तरीक़ों से गाहे बगाहे क्लासरूम के लेक्चर्स के साथ रिलेट करके वो ट्रांसफ़र आगे वो मालूमात कर सकें। या फिर उन नज़रियाती आइडियोलॉजिकल वो जो सेलेक्टेड मटेरियल है जो हमें तारीख़ की किताबों में दिया जाता है, बाज़ औक़ात उस सेलेक्टेड मटेरियल की बुनियाद पर, क्योंकि वो पूरा नहीं होता, वो किसी न किसी दौर में किसी ख़ास नैरेटिव की नुमाइंदगी कर रहा होता है, तो क्लासरूम में करिकुलम के ज़रिए वही चीज़ अंदर पहुंच रही होती है और वो फिर उस्ताद जो है उसी की जुगाली बाज़ औक़ात करता चला जाता है, जिसकी वजह से हमारे सामने बैठे हुए क्लासरूम में तालिब इल्म या असातिज़ा उस बात से उस तरह से बहरावर नहीं हो पाते जिस तरह से अपनी सोसाइटी के मसलों पर वो जान सकें, उनके बारे में बात कर सकें। ये किताब मेरी धरती मेरे लोग, बज़ाहिर इसको आप बीती कहिए, यादें बातें मुलाकातें कहिए, लेकिन ये एक ऐसे शख्स की आप बीती है या एक ऐसे शख्स अपना दौर इस तरह से उन्होंने बयान किया है कि वो हमें बुनियादी तौर पर एक फ़र्द की तारीख़ से ज़्यादा एक समाज की तारीख़ बताती है। और एक समाज भी ऐसा जिसने कई बार टूट कर जो जुड़ा हो, जो कई तरह की शिकस्त और रीख से गुजरा हो, तो जब कोई चीज़ टूटती है तो उसकी गूंज, उसकी बाज़गश्त बहुत देर तक रहती है। तो इस किताब में हमें उसकी बाज़गश्त बहुत देर तक रहती हुई नज़र आती है। जब अहमद सलीम साहब अपनी धरती म्याना गोंदल अपने गांव का जिक्र कर रहे हैं, पिंड दादन खान का जिक्र कर रहे हैं, अपने बचपन के दिनों का जिक्र कर रहे हैं, तो वो सिर्फ बचपन के दिन नहीं हैं, वो एक ऐसा दौर है जिसमें पाकिस्तान क़याम पजीर हुआ और 1945 की उनकी पैदाइश है। तो उन्होंने अपना बचपन फौरी बाद में जब उन्होंने होश संभाला होगा तो उनकी इर्द गिर्द लुटी पुटी बस्तियां अभी उजड़ी हुई ही होंगी। इस वजह से उन्होंने उन उजड़े खंडरात के बारे में बचपन में शायद सवाल किया हो। शायद वो लोग जो वहाँ से हिजरत कर गए हों वो उन चौपालों का अभी मौजू हों, क्योंकि उनकी यादाश्तों में 5 साल में जो गांव इस तरह से बट कर टूट कर लोग वहाँ से हिजरत कर जाते हैं, उनके किस्से, उनकी कहानियाँ, उनकी यादाश्तें, उनकी इमलाक वो वहीं पर मौजूद रहती हैं। इस वजह से अहमद सलीम साहब का जो बचपन है वो उन इमलाक के बारे में भी बात करता है, वो उन यादों के बारे में भी बात करता है। वो वहाँ से, जैसे डॉक्टर शाहिद सिद्दीकी साहब ने सकीना का जिक्र किया, अपने गांव की एक ऐसी खातून के बारे में भी बात करते हैं जो सिर्फ अपनी जान और अपनी बेटी की इज़्ज़त बचाने की खातिर जबरन मुसलमान होती है और फिर वहीं पर बस जाती है, लेकिन वो कहीं छुप छुप कर इबादत करती है और उसकी वो इबादत गाह उसने घर के अंदर बना रखी है। लेकिन उसके कुछ साथी, उसी गांव के वसेब के कुछ लोग जो जानते हैं कि वो मुसलमान नहीं है लेकिन उसको पनाह दिए हुए हैं और जानबूझकर उससे जो कलमा ज़बरदस्ती पढ़वाया गया, उसके बाद वो उस जगह पर उसको वो जो चोरी छुपे की उसकी इबादत है या अपने रब को याद करने का जो भी जिक्र है, जो भी तरीका है, वो उसका भरम बनाए हुए हैं। तो इस तरह से यानी लूटने वाले भी मौजूद हैं, बचाने वाले भी मौजूद हैं। तो ऐसी बहुत सारी दास्तानें उनकी इस किताब के इब्तदाई 40-50 सफ़हात में हमें म्याना गोंदल सांस लेता हुआ
टूट कर दोबारा बनता हुआ, पुरानी शनाख्त से नई शनाख्त की तरफ सफ़र करते हुए लोग वो बहुत ज़्यादा हमें नज़र आते हैं। उसमें म्याना गोंदल, जो लोग वहाँ इस जगह से वाकिफ़ हैं वो जानते हैं कि ये एक छोटा मोटा अपने हिसाब से ये एक तिजारती मरकज़ भी था, और वो तिजारती मरकज़ हिंदुओं की वजह से वो आबाद था। तो वहाँ से जब इस सिखों और हिंदुओं की वजह से, तो वहाँ से उनके जाने के बाद जानबूझकर किस तरह फसादात को हवा दी गई ताकि उनकी इमलाक पर जो है वो काबिज़ हुआ जा सके। तो इस तरह के बहुत सारे एविडेंसेस, जिनको हम तारीख की ज़ुबान में ओरल हिस्ट्री कहते हैं, तो वो सिर्फ अपनी बात अहमद सलीम वहाँ नहीं कर रहे, बल्कि वो उस ओरल हिस्ट्री का रेफरेंस देते हुए अपनी यादाश्तों के साथ अपने गांव के बूढ़े बड़ों का नाम लेते हुए वो बताते हैं कि कौन क्या किस तरह से किसके पास जो जायदाद है वो किसकी मिल्कियत थी। तो इस तरह से फसादात के इमलाक, मईशत, तकसीम और इसके नताइज, ये सारी चीज़ें वो देखते हैं। फिर उनका एक अपना नज़रिया है क़याम पाकिस्तान के हवाले से। वो क़याम पाकिस्तान के वजूद को पूरी तरह तस्लीम करते हैं, लेकिन वो एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं जो बैनुल मज़ाहिब हम आहंगी का गहवारा हो, एक ऐसा मुल्क हो जिसके अंदर सकीना भी रह सके, जिसके अंदर कोई कोर जीत कोर भी रह सके, अमरता प्रीतम भी रह सके, अपनी पूरी आज़ादी के साथ उनकी शनाख्तें जो हैं वो इस तरह से मौजूद हों कि कल को वो अपनी शनाख्तें जो हैं वो बड़े यानी एक अदबी मराकज़ में उनका नाम डॉक्यूमेंट हो सके। लेकिन हमारे यहाँ अक़लियतों को उस तरह की नुमाइंदगी शायद ना मिल सकने की वजह से हम अदबी हलकों में भी आज जिस फेस्टिवल में, बड़े अहम फेस्टिवल में बैठे हैं, उसमें भी हमें वो नुमाइंदगी कहीं बहुत कम, बहुत शाज़ ना होने के बराबर नज़र आती है। उसकी वजह यही बात है जिसकी तरफ इस किताब में हमें इशारा मिलता है कि हमने अपनी अक़लियतों को शायद इतना दबाया, इतना बुरी तरह से वो या हिजरत कर गए मजबूरन, तो वो शायद अपने नाम, नामूस और अपने काम को उस तरह से डॉक्यूमेंट करने का खौफ शायद उनके अंदर आज भी इतना ज़्यादा है कि वो लिख कर भी अपना इजहार नहीं करते, क्योंकि ज़ुबानी जब इजहार नहीं कर सकते तो वो लिख कर भी अपना इजहार कहाँ करते होंगे। वरना बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत सारी जगहों पर जो सब कुछ हो रहा है, कल और परसों के वाक़यात भी आपके सामने हैं। तो अहमद सलीम एक ऐसा दिल रखता है जो उन लोगों की बात करता है जो अपनी बात नहीं करते। इस वजह से इस सारी किताब में आपको बहुत बड़े लोगों की कहानियाँ नहीं मिलती, बहुत बड़े लोगों की बातें नहीं मिलती, आपको उन लोगों की बातें मिलती हैं जो अपनी बात नहीं करते, जिसमें बहुत सारे ऐसे तबकात की अक्कासी है, जैसे लेबर बॉन्ड जो जबरन जो मज़दूर हैं, भट्टा मज़दूर हैं, कानकुन हैं, उन्होंने अपने उन तजर्बात का भी जिक्र किया है कि जहाँ पर वो उनकी ज़िंदगी को उन्हें करीब से देखने का मौका मिला। फिर अहमद सलीम साहब की अपनी शख्सियत के इतनी डाइवर्सिफाइड है, उसके अंदर इतनी जहतें हैं कि वो जिस जिस जहत की तरफ गए, यानी उनका मीडिया की तरफ, उनका पीटीवी के साथ एक बहुत लंबा तवील अरसा गुजरा, उनकी वो रफ़ाक़तें, उनका जिक्र भी मौजूद है जिसमें असलम अज़हर साहब के साथ उनकी गुजरा हुआ वक्त, पीटीवी का उतार चढ़ाव, पीटीवी में उनके साथ जो अदीब दोस्त अहबाब हैं उनका जिक्र है। फिर उनका जर्नलिज़म के साथ वाबस्तगी, उसमें उनका फ़ैशन मैगज़ीन्स के साथ वाबस्तगी, उसमें उनका फ़नकारों के इंटरव्यूज़। तो वो एक ऐसे मतलब उनकी ज़िंदगी में शायद बाज़ औक़ात उनके एक टाइटल भी है कि मुसाफिर का एक ठिकाना नहीं होता, किताब का एक बाब का उन्वान भी है। तो वो शायद उनकी मुसाफरत ने उनके इल्म में इतना इजाफ़ा किया कि कभी वो टीवी टेम्पो के लिए काम कर रहे हैं, कभी वो पीटीवी के लिए काम कर रहे हैं, कभी वो किसी अखबार के जफाकश निकाल रहे हैं। तो उस वजह से उन्होंने फ़नकार और फ़नकार गलियों के नाम से अपनी किताबें भी लिखी, और इसके अंदर भी पेशावर का एक पूरा ऐसा पैटर्न जिसमें पेशावर हमें यकरुखी तस्वीर, हमारे लाहौर में बैठे हुए या कराची में बैठे हुए जो दोस्त हैं वो पेशावर को शायद और तरह से जानते हैं, लेकिन जिस पेशावर की तस्वीर कशी इस किताब में आपको नज़र आएगी वो फ़नकारों का पेशावर है। वो एक ऐसा पेशावर है जिसमें बहुत खूबसूरत साज सोज और पूरा गुदाज मौजूद है उनकी तहरीरों में भी। वो बाचा खान का पेशावर है जहाँ पर आपको वो सियासी जो तहरीकें उठती हुई भी नज़र आती हैं, क्योंकि अहमद सलीम साहब खुद तमाम उम्र जो है कम्युनिस्ट पार्टी के साथ वाबस्ता रहे, चाहे वो तालिब इल्म की सतह पर हों, चाहे वो यूनियन लीडर की सतह पर हों। तो उनकी वाबस्तगी एक अदीब की हैसियत से भी रही, लेकिन वो एक मुतहर्रिक वर्कर के तौर पर भी उसके साथ वाबस्ता रहे। तो इस वजह से वो तारीख़ के वो पन्ने जानते हैं जो तारीख़ रकम करने का सबब होते हैं। जो तारीख़ आपके सामने आती है वो तारीख़ एक नतीजा होती है, उसके पीछे के असबाब को अहमद सलीम जानते हैं। इस वजह से तारीख़ को बंद आंखों से कबूल करने के बजाय आप उन मशाहिर की ज़रूर आबितियों में नज़र डालिए जो आपको उन असबाब,
وہ عوامل کہ کون سی چیزیں کس طرح سے بن کر سامنے آئیں، کیسے ٹوٹیں، کیسے جڑیں، کیسے وجود میں آئیں اور کیسے ٹوٹ کر جدا ہو گئیں. اب مشرقی پاکستان کا حوالہ اگر آپ دیکھیے تو احمد سلیم صاحب کا ایک بڑا بنیادی موضوع رہا ہے 1971 کے حوالے سے. اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے 1971 میں خود ان کو 6 کوڑوں کی سزا ملی، انہیں قید کا جو حکم بہت ملا. شکریہ ان کے اس ڈاکٹر حوالے صاحبہ. سے چونکہ بس میں میں آخری بات جعفر صاحب سے بھی بس گفتگو آخری سننی بات ہے. ان کی اسی نظم کے حوالے سے، میں بہت سیاسی موضوع پر بالکل نہیں جا رہی کیونکہ ظاہر ہے ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب یہاں موجود ہیں، وہ بہترین جانتے ہیں چیزوں کے بارے میں. میں صرف بہت تیزی کے ساتھ احمد سلیم صاحب کی مختلف جہاد کی طرف نشاندہی کر رہی ہوں کہ ایک ایسی شخصیت جو اتنی کثیر الجہد شخصیت ہو، ان کا نالج، ان کے تجربات، وہ ایک صرف بند کمرے میں بیٹھ کر لکھنے والے مورخ جیسے نہیں ہوتے. وہ ایک ایسے طبقے کے ساتھ بھی وابستہ تھے جن کے لیے روزی روٹی کمانا بڑا مشکل عمل تھا، جنہوں نے 190 روپے پر نوکریاں شروع کی ہوں، بے روزگاری دیکھی ہو، کتابیں بیچی ہوں، کتابیں لکھی ہوں اور بہت کچھ کیا ہو. ایسے ادیب کی آپ بیتی پر جب آپ نظر ڈالیں گے تو آپ کو بہت سارے اور چیزیں نظر آئیں گی جو شاید آپ کو ایک کھاتے پیتے بھرے پیٹوں کے ساتھ لکھتے ہوئے ادیب کی نظر وہاں تک نہیں جاتی. اس وجہ سے ان کی زندگی کے جو تجربات ہیں وہ بڑے تلخ ہیں، اور تلخ ایسے ہیں کہ انہوں نے اس کو ذات کی تلخی کے ساتھ پوری کتاب میں کہیں جوڑا ہی نہیں. وہ ایک ملک کی تلخ حقائق کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، ان حقائق کی طرف نشاندہی کرتے ہیں، اور آج بھی وہ ایک ہی بات کا تقاضا کرتے ہیں کہ ہمیں بنگلہ دیشیوں سے معافی مانگنی چاہیے. کہ اگر روس جو ہے، اگر روس اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ اگر روس چینیوں کے ساتھ جو زیادتی ہوئی ہے اس کے اوپر معافی مانگ سکتا ہے تو ہمیں بھی معافی مانگنے میں کوئی عار نہیں ہونا چاہیے. تو انسان دوست آدمی ہیں، پوری زندگی ان کی شاعری، ان کا ادب تمام کا تمام محبت کے ساتھ گندھا ہوا ادب ہے. بعض جگہ تلخ بھی ہوتے ہیں، لیکن ان کی تلخی میں پھر وضاحت کروں گی کہ ذات کی تلخی کہیں نہیں ہے، کیونکہ جس شخص کا فخر ہر ایک کی متاع ہے، زندگی کے ایک ایسے حصے میں ہے جہاں پارکنسن، یاداشت بعض اوقات ابھی معوش مل کر آئی ہیں، بعض اوقات بہت اچھی گفتگو کرتے ہیں، بعض اوقات بالکل سمجھ نہیں پاتے. تو ایک ایسے عمر کے حصے میں ان کے پاس مختلف لوگوں کے پاس تمغے ہوتے ہیں دکھانے کے لیے، کسی کے پاس جائیدادیں اور وراثت ہوتی ہے، کسی کے پاس بہت لمبا ایک علمی کوئی اعزاز ہوتا ہے. جس شخص کا اعزاز ہی کوڑے، قیدیں اور آج تک وہ اس کو سب سے بڑا اپنا اعزاز سمجھتے ہوں، تو ایسے شخص کی زندگی کیسی زندگی ہوگی کہ اس نے اپنے اعزاز میں آج بھی ان کے پاس کوڑوں کی بات کہ مجھے کوڑوں کی سزا ہوئی میری اس بات کے کہنے پر، یہ ان کی زندگی کا سب سے بڑا اعزاز ہے. بہت تو شکریہ، ایسے شخص کے بے لیے حد نوازش. بہت شکریہ. اور میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر جعفر احمد صاحب سے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب. ٹائم بھی بہت کم ہے اور ڈاکٹر حمیرہ نے بڑی تفصیل سے ان کے نظریات کا ایک خاکہ پیش کر دیا ہے. احمد سلیم صاحب سے میری کوئی 35 سال کی دوستی ہے اور میں پچھلے کوئی 8-10 سال سے ان سے اصرار کر رہا تھا کہ آپ اپنی آٹو بایوگرافی لکھیں. میں نے اور حمیرہ صاحبہ نے 2-3 دفعہ ان کو یہاں تک پیشکش کی کہ ہم سوال نامہ بنا کے دیتے رام سے وجود میں آتا ہو. اور اس کی ایک مثال انہوں نے بنگال کی دی کہ بنگال میں جب ملٹری آپریشن ہوا تو احمد سلیم نے اس پہ نظم لکھی، وہ گرفتار ہوئے، کوڑوں کی سزا ہوئی. انہیں جب گرفتار کر کے لے جا رہے تھے ان کی بہن کے گھر سے، تو ان کی چھوٹی سی بھانجی نے جب یہ منظر دیکھا تو اس نے بعد میں اپنی ماں سے پوچھا کہ ماموں کو کیوں پکڑ کے لے گئے. تو انہوں نے بتایا کہ ماموں نے یحییٰ خان کے خلاف ایک نظم لکھی تھی. اس بچی نے کہا تو پھر یحییٰ خان بھی ماموں کے خلاف نظم لکھ دیتے. بہت ضروری ہے کہ ہمارے جو عسکری رہنما ہیں وہ ادب کا بھی مطالعہ کریں اور ادب سے جو قدریں عام ہوتی ہیں ان کو بھی اپنے اندر جاری و ساری کریں. اس سلسلے میں آخری بات میں عرض کروں کہ 2015 میں ہم نے کراچی میں انجمن ترقی پسند مصنفین کے پلیٹ فارم سے ایک کانفرنس کی. اس میں ہمارے بلوچستان کے ایک ادیب نے گفتگو میں بلوچستان کے ساتھ جو زیادتیاں ہوتی رہی ہیں ان کا ذکر کیا. اتفاق سے اس کے فوراً بعد ہمارے لاہور کے ایک ادیب آئے اور انہوں نے کچھ اس طرح کی گفتگو کرنا چاہیے جس سے وضاحت کرنا چاہیے کہ جی پنجاب جو ہے اس کے ساتھ بھی ظلم ہوتے رہے ہیں، لیکن کچھ تاثر ایسا بنا، ان کا بیانیہ کچھ اس الفاظ میں سامنے آیا کہ غلط فہمی پیدا ہوئی کہ شاید یہ پنجاب
کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں یا پنجاب کے ان لوگوں کو ڈیفینڈ کر رہے ہیں جنہوں نے زیادتیاں کی ہیں، اس پہ کچھ لوگ کھڑے بھی ہو گئے۔ اس کے فوراً بعد احمد سلیم آئے اور احمد سلیم کا نمبر تھا اظہار خیال کا۔ انہوں نے کہا کہ جی میں بھی ایک پنجابی ہوں اور پنجابی شاعری کرتا ہوں اور پنجاب سے محبت میری روح کا حصہ ہے، لیکن پنجاب سے میری محبت اس وقت تک مکمل نہیں ہوتی جب تک اس میں بلوچستان کی محبت شامل نہ ہو، جب تک اس میں خیبر پختونخوا اور سندھ کی محبت شامل نہ ہو۔ بات وہی ہے کہ جو ترقی پسند ہیں، جو پروگریسو ہیں پاکستان کے، وہ ایک ایسے پاکستان کا تصور رکھتے ہیں جو تہذیبوں اور ثقافتوں کے امتزاج سے وجود میں آتی ہے، جو آپ سمجھیں کہ یونٹی ان ڈائیورسٹی کا تصور ہے، اس سے جو وفاق بنتا ہے وہی ان کا سیاسی ہدف بھی ہے، وہی ان کا تہذیبی اور ثقافتی بیانیہ بھی ہے۔ شکریہ۔ محترمہ ڈاکٹر حمیرہ اشفاق صاحبہ، جناب عرفان جاوید صاحب، اخلاق احمد صاحب، افتخار عارف صاحب، فتح محمد ملک صاحب، شاہد صدیقی صاحب اور حارث خلیق صاحب، آپ کا بہت شکریہ، اور ان سے بھی زیادہ شکریہ آپ کا کہ جن یہاں تشریف فرما ہوئے سننے کے لیے اس مجلس کو۔